नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कामायनी गजानन सुर्वे, रयत शिक्षण संस्था संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय पिंपरी पुणे के हिंदी विभाग की अध्यक्ष हूँ। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के हिंदी के FY BA के पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण इकाई है संवाद कौशल अर्थात भाषण कला। अब हम भाषण कला पर बात करते हैं। देखिए छात्रों, जब हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं अर्थात एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तब हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। हम बड़े आसानी से अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं या अपने घर वालों के साथ बात करते हैं या अपने परिचितों के साथ भी। लेकिन जब मंच से बात करनी है, जब भाषण देना है, तब स्थिति अलग हो जाती है। फिर किसी को डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं या कुछ लोग देखिए अत्यंत सहजता के साथ मंच पर भी बात करते हैं। तो मंच पर बात कैसी करनी है, लोगों के साथ संवाद कैसे स्थापित करना है, इस बात की चर्चा हम करेंगे। प्रस्तुति की रूपरेखा इस प्रकार से है। संवाद का कौशल अर्थात भाषण कला। इसमें हम देखेंगे वक्ता के गुण, भाषण की विषय वस्तु, भाषण के 4 मुख्य भाग, देह भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज, वक्तृत्व कला, संवाद कौशल की चुनौतियाँ, संवाद कौशल अर्थात भाषण कला के बारे में विद्वानों के मत और इसका उपसंहार अंतिम स्लाइड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संवाद की स्थिति कैसी है देखिए। संवाद के लिए वक्ता और श्रोता दोनों की जरूरत है। वक्ता बोलता है जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, और श्रोता सुनता है, ग्रहण करता है और वक्ता की बात पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यहाँ संवाद का चक्र पूरा होता है। मतलब वक्ता और श्रोता दोनों की आवश्यकता के साथ, दोनों की जरूरत के साथ संवाद कौशल, यहाँ हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं संवाद की स्थिति। तो संवाद की स्थिति के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें जरूरी है। एक है वक्ता और दूसरा है श्रोता, और दोनों के बीच का संदेश जिसका संप्रेषण सही ढंग से होना चाहिए, ये संवाद कौशल की बात है। एक कौशल है, स्किल है, संवाद स्थापित करना एक कौशल है, और उसके लिए क्या क्या करना होगा, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब वक्ता कौन बन सकता है? देखिए कि हम हमेशा बात करते हैं, तो बात करना, एक दूसरे से बात करना मतलब वक्ता नहीं है। मंच पर आकर श्रोताओं के सामने सही ढंग से, सही रूप में अपनी बात पहुंचाना, ये जो काम करता है उसे वक्ता कहते हैं। आइए अब हम वक्ता के गुणों की चर्चा करेंगे। वक्ता का प्रभावी व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व मतलब क्या है? देखिए कि जब आप किसी वक्ता का भाषण सुन रहे हैं, अगर वो सर्वपरिचित वक्ता है तो आप उसके व्यक्तित्व से जरूर परिचित होते हैं। लेकिन कोई देखिए कि एक अलग वक्ता है जिसको अभी तक आपने सुना नहीं है, और कल्पना कीजिए कि आप खुद वक्ता हैं और अपरिचित श्रोताओं के सामने आपको बात करनी है। तो वक्ता का व्यक्तित्व प्रभावी होना मतलब क्या है? वक्ता दिखने में अच्छा हो, केवल व्यक्तित्व की व्याख्या यही नहीं है। वक्ता के व्यक्तित्व में एक सुचारूपन होना चाहिए। वह अपनी अभिव्यक्ति जब प्रस्तुत कर रहा है तो वो अत्यंत सही ढंग से उसे प्रस्तुत करना चाहिए, और उसकी अभिव्यक्ति से उसका व्यक्तित्व सामने वाले श्रोताओं की नजर में आता है। श्रोता समझ जाते हैं, वक्ता जब बात करना शुरू करते हैं तब श्रोता ये समझ जाते हैं कि वक्ता का व्यक्तित्व कैसा है, और हमारा व्यक्तित्व प्रभावी हो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात है सुस्पष्ट आवाज एवं मानक उच्चारण। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो आपकी आवाज सुस्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात
कोई वक्ता सुश्री उसको कहना है और वो सुश्री कह देगा तो वो बात गलत होगी। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से अब रहना, कहना, सहना हिंदी के ऐसे शब्द हैं जिनका सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। मराठी की तरह हिंदी का उच्चारण नहीं करना है और जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उस भाषा का मानक उच्चारण हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो भाषा पर आपका ज़बरदस्त अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके विचारों के साथ साथ आपकी कहने की शैली भी अच्छी होनी चाहिए और आपका उच्चारण सही दिशा में, सही रूप में होना चाहिए। रहना, सहना और कहना का हिंदी उच्चारण अगर आप रहना, सहना और कहना करेंगे तो वो बात गलत होगी, वो हिंदी के उच्चारण शास्त्र के अनुसार नहीं होगा। इसलिए हिंदी बोलते समय हमेशा प्यारे छात्रों ध्यान में रखिए कि अब हम हिंदी में बात कर रहे हैं। हमारी मातृभाषा जो भी कोई है, मराठी है या और कोई मातृभाषा है, मातृभाषा का प्रभाव हमारे प्रत्येक वक्तव्य पर होता है। लेकिन जब हम सप्रयास कोशिश करते हैं, प्रयास अच्छी तरह से करते हैं, तब हमको ये अंतर, अपने आप ये अंतर मिट जाता है और हम जिस भाषा में बोल रहे हैं उसका उच्चारण शास्त्र हमको मालूम होना चाहिए। सही ढंग से, सही दृष्टि से उच्चारण अपेक्षित है। अब वक्ता जब भाषण प्रस्तुत कर रहा है तब कुछ संस्मरणों का उल्लेख तो करता है। संस्मरण का अर्थ क्या है कि जो भी विषय है उस विषय से संबंधित यादें बताना। अब मतलब क्या है कि वक्ता एक व्यक्ति है और व्यक्ति के रूप में समाज के विविध स्तरों पर उसके अपने अलग अनुभव हैं, अलग ढंग के अनुभव उसने लिए हुए हैं और ये अनुभव अपने वक्तव्य के साथ जब हम भाषण करने लगते हैं और कोई प्रसंग ऐसा आता है कि जो हमारी जिंदगी में घटित हुआ है उसका उल्लेख अगर हम करते हैं, लेकिन वो यथोचित रूप में सही ढंग से करना चाहिए। संस्मरणों के उल्लेख से हमसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनके उल्लेख से क्या होता है, भाषण अधिक रोचक बनता है। इसलिए वक्ता को अपने भाषण में संस्मरणों का उल्लेख करना चाहिए। काव्यात्मक शैली। अब शैली देखिए कि आप छात्रों को विशेष रूप से आदत होती है शेर शायरी कहने की, लेकिन शेर शायरी का प्रयोग करते समय प्यारे छात्रों ध्यान में रखिए कि जहाँ उसका औचित्य है उचित स्थान पर ही उसका प्रयोग करिए। आपको मालूम है कई सारे शेर और इसलिए कोई प्रसंग ऐसा है और उस प्रसंग के अनुसार आपने शेर का प्रयोग नहीं किया, शायरी का प्रयोग नहीं किया, तो वो बात अजीब सी लगती है सुनने में। लेकिन बात यह है कि हर बार काव्यात्मक शैली का प्रयोग हर लेक्चर में करना, हर वक्तृत्व में करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसे ठीक ढंग से, ठीक मात्रा में करते हैं, यथोचित रूप में करते हैं तो निश्चय ही आपके वक्तृत्व में चार चांद लग जाएंगे। कुछ वक्ता ऐसे होते हैं देखिए कि उनकी बात ऐसी होती है कि हमको लगता है हम लगातार सुनते ही रहे। काव्यात्मक भाषा का इतना अधिक प्रयोग वो अपने वक्तव्य में करते हैं, वो सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन औचित्यपूर्ण प्रयोग वहाँ अपेक्षित है। आवाज में आरोह अवरोह। देखिए जब हम भाषण कर रहे हैं, वक्ता श्रोताओं के सामने अपनी कुछ बात रख रहा है, तब वक्ता के लिए ये जरूरी है कि उच्चारण में, आवाज में आरोह अवरोह होना चाहिए, अर्थात जहाँ आवाज ऊंची चढ़ानी है वहाँ उसको ऊंचाइयों पर, पिच इंटोनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि उसकी आवाज वक्ता की आरोह अवरोह से युक्त अगर हो, कि जहाँ उचित स्थान पर, ये सब उचित स्थान पर, इसमें औचित्य बहुत कुछ मायने रखता है। आरोह अवरोह का प्रयोग, आवाज में उतार चढ़ाव। आप देखिए कि चैनल्स पर खबरें सुनते हैं, हाँ, देखते हैं खबरें, और जो खबरें देने वाला व्यक्ति है चैनल पर, एक कोई बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ है, हाँ, भूचाल आया है, भूकंप की खबर दे रहा है और बड़े जोर जोर से दे रहा है, तो वो बात ठीक नहीं लगेगी।
जहाँ गंभीर प्रसंग है, वाणी में उतनी ही गंभीरता आनी चाहिए, आवाज में अवरोह आना चाहिए। एक दुखद स्थिति का वर्णन जब हम कर रहे हैं तो निश्चय ही हमारी आवाज उसी प्रकार से होनी चाहिए। और जब खुशी का प्रसंग है, खुशी से उछालने वाला प्रसंग है, तो निश्चय ही अपनी आवाज में उस प्रकार से एक प्रकार का आरोह होना चाहिए, ऊंचाई के स्वर में वो बात हमको कहनी है कि उचित स्थान पर उचित आरोह अवरोह का प्रयोग यहाँ अपेक्षित है। सीधी स्पष्ट बात और उचित शब्दों का प्रयोग, शब्द भी उचित होने चाहिए। देखिए कई बार हम वक्तव्य सुनते हैं लोगों की, तो वो कहता है बाद में वक्ता कि अरे नहीं, मुझे ये नहीं कहना था, मैंने गलती से कह दिया। इसलिए हर जगह पर उचित शब्दों का प्रयोग, उचित स्पष्ट बात और उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए फिर ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि मुझे ऐसा कहना नहीं था। अब भाषण की विषय वस्तु की हम चर्चा करेंगे। भाषण कला का महत्वपूर्ण अंश है विषय वस्तु एवं उसकी प्रस्तुति, कि भाषण का कंटेंट क्या है। हाँ, विषय वस्तु मतलब कौन से विषय पर आप भाषण देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए छात्रों, भाषण का प्रसंग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। भाषण की तैयारी, हम कई बार देखिए कि तैयारी करते हैं भाषण की, आप लोग वक्तृत्व प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाते हैं, आपको 4-5 विषय दिए जाते हैं, फिर आप उनमें से एक आध विषय चुन लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। फिर भाषण का प्रसंग क्या है, वहाँ वो वक्तृत्व प्रतियोगिता वाला भाषण वो अलग है, लेकिन एक सार्वजनिक स्थान पर आप भाषण दे रहे हैं, पब्लिक स्पीच अगर आपकी है, तो भाषण का विषय क्या है, प्रसंग क्या है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप देखिए कि क्या कहेंगे, आपका सांस्कृतिक समारोह है और उसमें आप भाषण दे रहे हैं, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आप सभी को मालूम है, वहाँ अगर वक्ता भाषण देते हैं तो वहाँ भाषण का विषय प्रसंग बिल्कुल अलग है। और किसी शोक सभा में किसी व्यक्ति के बारे में आप अगर भाषण दे रहे हैं तो वहाँ का प्रसंग क्या है ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उस प्रसंग के अनुसार हमको वो बात कहनी है। इसलिए भाषण की तैयारी करते समय कि अच्छा भाषण, अगर प्रभावी भाषण हमारा होना चाहिए तो प्रसंग क्या है, प्रसंग का औचित्य ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है श्रोताओं का स्तर समझना। अब देखिए कि आपको भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है, तो सबसे पहले आप आमंत्रण देने वाले व्यक्ति से आपको ये पूछना चाहिए कि श्रोता कौन है। श्रोतागणों में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या मिक्स ऑडियंस है, या युवा लोग हैं, या और कौन है, श्रोताओं का स्तर क्या है। फिर कई बार ये होता है पब्लिक स्पीच में विशेष रूप से मिक्स ऑडियंस होता है, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, युवा लोग भी होते हैं, ये एक बात। फिर श्रोताओं का सामाजिक स्तर क्या है ये भी हमको समझना है। श्रोताओं का शैक्षिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर मतलब श्रोता ग्रामीण भागों से है या शहरी विभाग से है। दूसरी बात यह है कि श्रोताओं का स्तर मतलब श्रोता पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं या मिक्स ऑडियंस है। मतलब कई सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए श्रोताओं का स्तर समझते समय, कि जिनके सामने हमें बोलना है वो श्रोता है कौन। क्योंकि ये क्यों ध्यान में रखना चाहिए, देखिए कि अगर आपको ज्येष्ठ नागरिकों के सामने व्याख्यान देना है किसी विषय पर, तो वहाँ का कंटेंट, वहाँ की विषय वस्तु बिल्कुल गंभीर और बिल्कुल अलग है। चाहे वो उनके स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे उनके दैनंदिन जीवन के बारे में हो, जो भी कुछ है वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन आपको युवा वर्ग के सामने बोलना है, युवा लोगों के सामने बोलना है और एकदम उत्साही विषय आपको दिया गया है, तो इसलिए श्रोताओं का स्तर, श्रोताओं की बात क्योंकि वक्ता का आशय क्या होता है, वक्ता को करना क्या है, भाषण क्यों देते हैं हम, क्योंकि हमारी बात हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे उसको ग्रहण करें, ये हमको अपेक्षित होता है। तब श्रोताओं का स्तर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको बच्चों के सामने भाषण देने के लिए जाना है और आपने बहुत सारे बोझिल शब्दों का प्रयोग कर दिया,
बात होनी चाहिए, एकदम स्नेह भरी बात, एकदम सीधे सरल शब्दों का प्रयोग, एकदम बच्चों की तरह, बच्चे समझ में आए बच्चों की, ऐसी बात आपको करनी है। इसलिए विषय वस्तु आपको गठित करते समय श्रोता कौन है, सुनने वाला कौन है, ये ध्यान में रखना है। कई बार सेमिनार्स में व्याख्यान देना होता है, विद्वज्जनों के सामने व्याख्यान देना होता है, तो वहाँ पर श्रोता विद्वज्जन हैं सभी, तो वहाँ आपकी भाषा का स्तर और आपके विचारों का स्तर एकदम ऊंचा हुआ होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, एकदम क्या कहेंगे उसको, स्तरीय ढंग से आपकी वो प्रस्तुति होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता उसमें भागे हैं। विषय की पर्याप्त तैयारी। अब देखिए कि आपको अभी कोविड-19 का विषय दिया गया, उसकी तैयारी करने के लिए आपको कहा गया, तो विषय की तैयारी करते समय आप किस तरह से तैयारी करेंगे। कोई भी विषय आप चयनित कीजिए, कोई भी विषय आप रखिए अपने सामने, उसकी तैयारी आपको करनी है। तो तैयारी करते समय क्या करना है, देखिए पर्याप्त तैयारी मतलब कोविड क्या है, कोविड-19 क्या है, कोविड मतलब क्या है, उसके लक्षण कौन से हैं, वो किन स्थितियों में कोविड हो जाता है, या देखिए उससे बचने के उपाय क्या हैं, फिर कोविड योद्धा कौन है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए पर्याप्त, और उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम क्या हो रहे हैं और कितने दिनों तक ये लॉकडाउन है और क्यों है, कैसे है, क्या है, बारीकी से एकदम आपको उसका अध्ययन करना चाहिए, और विषय की पर्याप्त तैयारी करने के बाद आप कोविड-19 पर बात कर सकते हैं। प्रस्तुति में क्रमबद्धता। देखिए कि कोई भी विषय, आप विषय की प्रस्तुति कर रहे हैं तो उसमें एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुद्दा, तीसरे के बाद चौथा मुद्दा, ये ध्यान में रखते हुए उस क्रम से, विशिष्ट क्रम से बात हमको करनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं भाषण के 4 मुख्य भाग। पहली है भूमिका, कि भूमिका में मतलब क्या है। अब शुरुआत, भाषण की भूमिका मतलब भाषण का आरंभ है कि वहाँ आरंभ आप कैसे करेंगे। कई बार वक्ता और श्रोता संवाद के माध्यम से वो बात कही जा सकती है, कोई एकाध रोचक प्रसंग बता करके भूमिका रखी जा सकती है, या किसी, देखिए कि एक आकर्षक शुरुआत जिसे कहेंगे, विषय क्या है उसके अनुसार वो उसकी भूमिका हमको बांधनी चाहिए आरंभ में, कि क्यों हम कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, हम आज का वक्तव्य आपके सामने क्यों रख रहे हैं, ये हमको श्रोताओं को बताना चाहिए, ये है भूमिका। दूसरी बात है विषय का चिंतन और स्पष्टीकरण। चिंतन शब्द प्यारे छात्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विषय आपको दिया गया तो विषय जो भी दिया गया आपको, तो विषय के अनुसार आपका चिंतन होना चाहिए। चिंतन मतलब क्या है कि अभी तक उस विषय के बारे में लोगों ने जो भी कुछ बात कही है वो बात तो है ही, वो विद्वत प्रचुर बात आपको ग्रहण करनी ही है, लेकिन उस बात पर आपके खुद के विचार, अपनी खुद की राय वहाँ पर होनी चाहिए, और ये चिंतन से आती है। मतलब क्या, उस पर आप सोचिए, सोचिए, बार बार सोचने से अपने खुद के विचार जागृत हो जाएंगे, और ये खुद के विचार आप रख सकेंगे, जिसे चिंतन कहेंगे। और स्पष्टीकरण मतलब क्या है कि जो बात आपको कहनी है उसका स्पष्टीकरण देते समय फिर विविध उदाहरणों का प्रयोग उसमें कीजिए, उदाहरण देकर अपनी बात साबित कीजिए, उदाहरण देकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। और एक विशेष महत्वपूर्ण बात है स्पष्टीकरण में कि अपने वक्ता जो विषय रख रहा है उसके स्पष्टीकरणार्थ वो 1-2-4 प्रसंग अपनी जिंदगी के साथ जुड़े हुए प्रसंग भी उसमें डाल सकता है, या अपना अनुभव विश्व अगर व्यापक है, अपने आसपास हम जो कुछ देखते हैं उसका भी उल्लेख हम स्पष्टीकरणार्थ कर सकते हैं। समस्याएं और समाधान। अब जिस विषय पर आपको बात करनी है, जैसे कि कोविड-19 की बात हम कर रहे हैं, तो समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर के कौन कौन सी समस्या, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, कौन कौन सी समस्या, स्वास्थ्य के स्तर पर तो है ही, अपना स्वास्थ्य सबसे सेहत महत्वपूर्ण है, वो अगर है तो उसकी समस्याएं, और फिर उसके समाधान कैसे ढूंढने हैं, क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे इस समस्या का
मतलब जो भी विषय आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप जिस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, समस्याएं उसकी और उसके समाधान आपको प्रस्तुत करने हैं। कि श्रोताओं को केवल ये समस्याएं हैं, वो समाधान आप ढूंढिए, ये भी नहीं कहा जा सकता। समस्याओं के साथ उसके समाधान भी अगर वक्ता प्रस्तुत करता है, कई बार बड़े बड़े विषयों को लेकर के बात होती है, कई बार देखिए कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा होता है जिसको लेकर के वक्ता बात करता है, तब उसको जो वक्तृत्व में देखिए कि वक्ता के भाषण में समस्याओं के समाधान का जिक्र भी होना चाहिए। और उपसंहार, भाषण की समाप्ति वो कैसी करनी चाहिए? देखिए उपसंहार में क्या है कि पूरा कंक्लूजन है कि अभी तक आपने जो भी कुछ बात कही उस बात का उपसंहार हमको प्रस्तुत करना है, अर्थात पूरा एक सार संक्षेप जो विषय है अत्यंत एक, आप सारांश लेखन करते हैं ना, तो सारांश लेखन में आप क्या करते हैं, एक तिहाई एक पैराग्राफ का एक तिहाई 3-4 वाक्यों में आप लिखते हैं एक पैराग्राफ का सारांश। उसी प्रकार भाषण करते समय देखिए कि आपको अच्छा वक्ता बनना है तो समापन में क्या करना है, उपसंहार की बात करनी है। उपसंहार मतलब पूरे भाषण का सार संक्षेप उसमें आपको देना है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात है संवाद कौशल और देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, भाषण करते समय वक्ता की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ मायने रखती है। बॉडी लैंग्वेज शब्द से आप सभी परिचित हैं कि वक्ता जब बोलता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वक्ता को क्या कहना है। हमने अभी देखा कि भाषण का विषय क्या है, भाषण की तैयारी कैसी करनी है, तो वक्ता की वाणी के साथ साथ उसकी देह भाषा भी उसमें महत्वपूर्ण है कि अब मैं बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने मेरे विचार। जब आप बात करेंगे, मंच पर बात करेंगे, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने विचार आप रख रहे हैं। हाव भाव से अर्थ ध्वनित होते हैं, वक्ता के हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सुखद प्रसंग है तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, दुखद प्रसंग है तो चेहरे पर तनाव है, चेहरा गंभीर है, ये भी बात बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है। और वक्ता जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज उसकी है उसी प्रकार का अर्थ उसके वक्तव्य से ध्वनित होता है। श्रोता की आंखों में आंख डालकर बात करना, इसे कहते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसा होता है छात्र पहली बार जब मंच पर आते हैं तो एक सीधे दीवार की ओर देखकर बात करना शुरू करते हैं। स्वाभाविक है, पहली बार जब ये करते हैं तब निश्चय ही स्वाभाविक है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने श्रोता बैठे हैं, आप श्रोताओं के लिए बोल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना है। अब आंखों में आंख डालना, आई टू आई कॉन्टैक्ट, ये क्या दर्शाता है? ये आपका आत्मविश्वास दर्शाता है कि आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उनके साथ आप बड़े आत्मविश्वास की भरी बात कर रहे हैं। तो आई टू आई कॉन्टैक्ट मतलब ऐसे घूर के भी नहीं देखना है और ऐसे भी नहीं देखना है इधर उधर। कुछ लोगों को आदत होती है देखिए कि सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, बोलते हैं सामने वाले से लेकिन इधर उधर ऐसे 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 करके देख के बोलेंगे, तो ये बात भी ठीक नहीं है। इसलिए आई टू आई कॉन्टैक्ट जब पब्लिक स्पीच विशेष रूप से आप कर रहे हैं तब सभी श्रोताओं की ओर देखकर बोलना बहुत जरूरी है, जिससे आपका आत्मविश्वास प्रतिबिंबित होता है। हरकत की भाषा, लैंग्वेज ऑफ एक्शन, विशेष रूप से साहित्य पर आप व्याख्यान दे रहे हैं, काव्य पर व्याख्यान दे रहे हैं, तब वहाँ नाटक या मंच पर नाटक की हरकत की भाषा, उसको नाट्य भाषा की एक विशेषता है ये हरकत की भाषा कि नाटक का अभिमंचन जब हो रहा है, मंच पर नाटक प्रस्तुत हो रहा है, तब संवादों के साथ साथ अभिनेता के हाव भाव, हलचलें, उसकी हरकतें, उसको लैंग्वेज ऑफ एक्शन कहते हैं, हरकत की भाषा का प्रयोग। लेकिन ये इन सारी बातों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस बात को भी समझने की कोशिश हमको करनी होगी, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। अब वक्तृत्व कला के विविध आयाम क्या क्या हैं, इनकी चर्चा करेंगे हम। भाषण कला में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? एक है
वाचन। देखिए, जब आपको बोलना है तब पहले आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए, और दिमाग में बात अपने आप तो नहीं आएगी। उसके लिए वाचन पहले हमको पढ़ना चाहिए, 2-4 अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, श्रेष्ठ लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए, काव्य की किताबें पढ़नी चाहिए, जिनसे हम सही ढंग से कोटेशन दे सके, हम उसको उद्धृत कर सके। और ज़रूरी नहीं है कि उस लेखक ने जो बात कही है वही उसी प्रकार की बात आप कहेंगे, लेकिन वो एक आधार के रूप में वाचन अगर आपका है तब आप अच्छी तरह से बात भी कर सकते हैं। पढ़ना चाहिए इसलिए। दूसरी बात है अध्ययनशीलता, कि जब आपको किसी विशिष्ट विषय पर भाषण देना है तब उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। अध्ययनशीलता मतलब क्या है? निरंतर आपके दिमाग में हमेशा बार बार वही एक बात होनी चाहिए कि अरे आज मुझे इस विषय पर भाषण देना है, तो मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे संवाद स्थापित करने के लिए जो भी कुछ करना है वो सब करना है। ये आपकी अध्ययनशीलता है। अध्ययनशीलता के कारण ही आपको नए मुद्दे जो हैं वो सूझते हैं। देखिए, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण बात है नए विचार आप श्रोताओं को क्या दे रहे हैं, इससे आपका चिंतन झलकता है कि आपने वाचन किया, आपने उसका अध्ययन किया, लेकिन अपनी सोच विकसित होने के लिए बार बार लगातार उस पढ़ा हुआ विचार, उसके बारे में सोचना, उसको चिंतन कहते हैं। और चिंतन के आधार पर आप अपनी बात अच्छी तरह से रख सकते हैं। स्मरण शक्ति, हाँ, ये बहुत जरूरी है कि मंच पर पहली बात हम हर एक व्यक्ति देखिए अपना पहला भाषण याद करें कि एक तो हम रट लगाते हैं, रटी हुई बात फटाफट कहते हैं। वक्तृत्व प्रतियोगिता में सफलता भी इस आधार पर हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्मरण शक्ति कभी कभी वक्ता को धोखा दे जाती है कि जो कुछ कहना है वक्ता भूल गया बीच में, तो क्या हो जाएगा, बड़ा गजब हो जाता है, गजब की स्थिति है। इसलिए स्मरण शक्ति वक्ता की बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको याद करना, लेकिन भाषण कंठस्थ करके नहीं बोला जा सकता। आप मुद्दे जो है उसके को ध्यान में रखिए और उन मुद्दों का विस्तार कीजिए, लेकिन उसमें स्मरण शक्ति का योग बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, हर जगह कुछ भी करिए आप जिंदगी में, किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। और अगर आप शरीर और मन दोनों दृष्टियों से स्वस्थ हैं तभी आप अच्छी तरह से भाषण दे सकते हैं। कैसे? देखिए कि आपको बोलना है तो आपकी आवाज़ ठीक तरह से होनी चाहिए। आवाज़ गले में अगर खराबी है तो आप अच्छा भाषण नहीं दे सकते। दूसरी बात है उसके लिए कुछ व्यायाम प्राणायाम भी होते हैं आपकी आवाज़ को ठीक करने के लिए, उनका प्रयोग हमको करना चाहिए। जो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं, जो गायक भी देखिए, गायक कैसे होते हैं, रियाज करते हैं, तो ये स्वास्थ्य और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना, ये बहुत अहम बात है। वक्तृत्व कला को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी नींव ये अगर स्वास्थ्य है, अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अब संवाद कौशल की चुनौतियां, ऐसे कौन से ऑब्स्टैकल्स हैं कि कौन से चैलेंजेस हैं कि जिनके माध्यम से संवाद अच्छा नहीं हो सकता या संवाद में देखिए कि कठिनाइयाँ आती है। एक है नकारात्मक दृष्टिकोण कि भाषण देने के लिए जाना है। कई बार ये होता है प्यारे छात्रों कि जब हम क्लास में बताते हैं आपको कि कल हमको इस विषय पर सेमिनार लेना है, आप तैयारी करके आइए, तो जिनको डर लगता है या नकारात्मक दृष्टिकोण है वो आते ही नहीं है। एक दिन नहीं आते हैं, क्या हुआ, चलो नहीं एक दिन नहीं जाना, ऐसे नहीं करिए, क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण से बात बनेगी नहीं। नकारात्मक दृष्टिकोण से हमको नुकसान ही पहुंचेगा, हमारा फायदा कभी नहीं हो सकता नकारात्मक दृष्टि से। इसलिए सकारात्मकता रखिए, विस्मृति। हाँ, कई बार छात्र हमको बताते हैं मैडम भाषण देना जरा कठिन लगता है। क्यों? भूल जाते हैं ना, एक के बाद दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य। अरे आप रटते हैं इसलिए बीच में भूल जाते हैं, कैसे टटक जाती है। फिर ऐसा नहीं करना। विस्मृति कि हमको एक दिमाग में एक मुद्दे, 3-4 मुद्दे फिक्स होने चाहिए। ये अगर इस पर अगर हमको मात देनी है तो हम देखिए कि अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए ध्यान वगैरह धारणा करना, ये हम कर सकते हैं। विस्मृति ये बहुत बड़ी चुनौती है वक्ता के सामने। तीसरा है लोगों से भय। अब हम देखिए कि हम हमेशा छात्रों को बताते हैं वक्तृत्व प्रतियोगिता के लिए जो आते हैं
कि डरना नहीं है। सामने ऑडियंस है कि कई बार हम मजाक से ये बताते हैं छात्रों को, ऐसा समझकर बोलिए कि सामने वाले को कुछ नहीं मालूम, आपको ही सब कुछ मालूम है, जिससे लोगों से भय जो है वो भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। लेकिन ये बात प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप मंच पर आकर बोलेंगे उतने आपका भाषण देने का भय दूर होगा। लेकिन इसके लिए ये लोगों से भय मन से निकाल दीजिए, फिर आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे। अनास्था, हर चीज की देखिए कि खराबी जहाँ कहाँ हो सकती है अनास्था की वजह से, कि आपको भाषण देने जाना है, आपको के लिए कहा गया है भाषण तैयार करिए, लेकिन आपको क्या है, क्यों, किस लिए, मैं ही क्यों करूं, क्या जरूरत पड़ी है, ऐसे सवाल अगर अनास्था वाले आपके मन में आ जाते हैं तो फिर यहाँ तक पहुँचना और लोगों से संवाद स्थापित करना और लोगों से जुड़ना ये बात ही नहीं होती। इसलिए कोई भी काम, भाषण हो या कोई भी काम हो, आस्था के साथ उसको करिए। आस्था अगर आपके मन में है, हाँ चलो बाबा मुझे भाषण करना है, बड़ी आस्था से, बड़े प्रेम से, बड़े क्या कहेंगे एक सतर्कता से मैं उसकी तैयारी कर दूँ तो मेरे लिए वो अच्छा रहेगा। इसलिए ये इन चुनौतियों पर हमको मात देनी है। भाषण कला के बारे में विद्वानों के मत यहाँ उद्धृत कर रही हूँ। एमर्सन का मत है, भाषण एक शक्ति है, इसका सर्वोत्तम उपयोग अवांछनीय को छोड़ने तथा श्रेष्ठता को अपनाने में है। प्लेटो का मत है, भाषण एक ऐसी शक्ति है जिससे लोगों की मानसिकता को नियंत्रित किया जा सके। ये बहुत बड़े विचारक हैं जिनके विचार हमने यहाँ आपके लिए उद्धृत किए हैं और ये साहित्य विविधा ग्रंथ से ये हमने लिए हैं। हाँ, अब आते हैं उपसंहार की ओर कि प्रभावी भाषण कैसे करें। इसके संक्षेप में टिप्स देखिए, क्या करें और क्या न करें इस रूप में है। देखिए ये दोनों प्रकार की बातें हैं। क्या करें मतलब डूज एंड न करें डोंट्स। कि भाषण अगर आपको प्रभावी देना है तो आप ये सारी बातें कीजिए कि भाषण का आरंभ, मध्य और अंत आप उसको आकर्षक बनाइए। अब आकर्षक बनाने के तरीके व्यक्ति परत्व अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अलग ढंग से आकर्षक तरीके से रख सकता है। मतलब मुझे जो आकर्षक लगेगा जरूरी नहीं आपको वही लगेगा, आपकी अलग पद्धति हो सकती है। श्रोताओं को अपनी ओर खींचने की ताकत वक्ता में होनी चाहिए। जो आकर्षक, आरंभ, मध्य तीनों आकर्षक होना चाहिए, तभी श्रोता आपकी ओर ध्यान देकर सुनेंगे। श्रेष्ठ विचारों का आत्मीय प्रकटीकरण, कि भाषण जब देना है तो आप जरूर कीजिए कि उस विषय को लेकर के श्रेष्ठतम विचार आप श्रोताओं के सामने रखिए। लेकिन कैसे रखिए? आत्मीय प्रकटीकरण, कि श्रोताओं को लगना चाहिए कि अरे हमारा ही कोई व्यक्ति है जो सामने बोल रहा है। अत्यंत आत्मीयता के साथ लोगों से जुड़कर आपको बात करनी है। एक आत्मीयता वाली बात, आत्मीय प्रकटीकरण, इसलिए मैंने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया है। उद्देश्य की जानकारी, क्या श्रोताओं को पहले अपना उद्देश्य क्या है वो बताइए। फिर जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते समय उसमें जीवंतता होनी चाहिए, लाइवलीनेस उसको कहते हैं। मानक भाषा का प्रयोग कीजिए। श्रेष्ठ भाषा, श्रेष्ठ इस अर्थ में नहीं, मानक मतलब स्टैंडर्ड भाषा, प्रमाण भाषा जिसको कहते हैं, कि मानक भाषा का प्रयोग ये वक्ता की बात को देखिए कि बहुत कुछ अच्छी तरह से समझाने में सहायक होता है। ऐसे नहीं है लेकिन ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए वो गलत है। ऐसे भी नहीं है कि एकाध ग्रामीण कथा आप पढ़ रहे हैं, ग्रामीण कथा का विश्लेषण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें ग्रामीण शब्द आ जाएंगे और वहाँ ग्रामीण शब्द आते हैं तो वो फिर मानक भाषा नहीं है। ये बात नहीं है। मानक भाषा मतलब क्या है कि जो एक स्टैंडर्ड भाषा सभी की समझ में आए, ऐसे मानक भाषा का प्रयोग हमको करना चाहिए। शैलीबद्धता, शैलीबद्ध वक्तृत्व इसलिए कहा गया है वक्ता 10 सहस्रेषु, 10 हजारों में एकाध कोई वक्ता होता है। शैलीबद्ध वक्तृत्व जिसे कहते हैं कि वक्ता की बोलने की शैली कैसी है, जिससे श्रोताओं पर क्या प्रभाव हो रहा है। तो इन सारी बातों को आप करते हैं तो आप प्रभावी वक्ता बन सकते हैं, आपका भाषण प्रभावी हो सकता है। अब आपका भाषण अगर प्रभावी होना है तो क्या नहीं करना चाहिए आपको, डोंट्स क्या क्या है, क्या न करे। देखिए, असामाजिक शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। आप दोस्तों के साथ बोलते समय कुछ भी कैसे भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ जरूर कीजिए, लेकिन आप जब मंच पर बोल रहे हैं तो इस बात का आत्मभान हमको होना चाहिए कि
से असामाजिक शब्द, गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करिए। आपको कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन असामाजिक शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात, मन में भय या नकारात्मकता। अभी इसकी चर्चा हमने की है पब्लिक स्पीच में, डर, सामने वाला मुझे क्या कहेगा। कहने दीजिए सामने वाले को जो कुछ कहना है, लेकिन आप बोलते चाहिए और ऐसे बोलते चाहिए, ऐसे आत्मीय प्रकटीकरण, ये शब्द मैंने जो दिया यहाँ, तो आत्मीयता के साथ बोलते चाहिए, फिर नकारात्मकता भाग जाएगी और सामने वाले अपने हैं, हम अपनों के लिए बोल रहे हैं, ऐसा वक्ता को लगना चाहिए और श्रोता को भी ये लगना चाहिए कि वक्ता अपने लिए बोल रहा है, ये अपना ही कोई व्यक्ति है। तो ये अपनत्व नकारात्मकता को छुट्टी उसकी कर देता है। पुनरुक्ति, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीट वही बात, अगर आप घिसी-पिटी बात वही बार वही कह रहे हैं, तो अब देखिए कि प्रसंग क्या है इसमें, ये महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक छात्रों को बता रहे हैं और उसमें पुनरुक्ति हो रही है और उनका उद्देश्य क्या है कि छात्रों से वो विषय अच्छा रटवा लेना या अच्छी तरह से उसकी तैयारी करवा लेना, वहाँ पुनरुक्ति अलग बात है। लेकिन एक ही वाक्य 2, 3, 4, 5 बार, एक ही शब्द 3, 4, 5, 6 बार, इस प्रकार की पुनरुक्ति वक्ता के भाषण में उसकी प्रवाहात्मकता तोड़ देती है। इसलिए पुनरुक्ति नहीं कीजिए। गलत उच्चारण नहीं कीजिए। सुश्री और सुश्री की बात हमने कही कि कहना शब्द है, हिंदी में कहना नहीं कहिए, उसे कहना ही कहिए। अंग्रेजी में वॉक्ड टॉक्ड हम नहीं कह सकते, वॉक टॉक इसी रूप में। जो भाषा है, प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति है, प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था है और प्रत्येक भाषा का अपना उच्चारण शास्त्र है। वो उस उच्चारण शास्त्र की ओर भी वक्ता को ध्यान देना है और गलत उच्चारण नहीं करने हैं। श्रोताओं के प्रति अनास्था, भी हमने अनास्था वाली बात की चर्चा की। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के काम में अगर अनास्था वाली बात आ गई तो वो काम होता ही नहीं। इसलिए श्रोताओं के प्रति, श्रोताओं को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्या है, इनके सामने मैं बात करूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं, नहीं, ये अनास्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब तक आपको श्रोताओं के प्रति आस्था है, तब तक आप अपने दिल की बात सही ढंग से श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं और आत्मीय प्रस्तुति आपकी हो सकती है। श्रोताओं के प्रति अनास्था का भाव है, क्या है ये, कौन से हैं श्रोता, पता नहीं कहाँ से, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर आपको ये अनास्था वाला, ये डोंट्स में बातें हैं, ये न करें। समय सीमा का उल्लंघन अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा वक्ता वही है कि उसको समझना चाहिए कहाँ रुकना है, कि समय सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। मतलब अगर आपके लिए 1 घंटे का समय दिया है आयोजकों ने, तो 1 घंटे में ही अपनी बात समाप्त कीजिए। 1 घंटे का 1.25 घंटा यहाँ तक श्रोता आपको बेयर कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का 2 घंटे अगर आप कर देंगे तो वो समय सीमा का औचित्य वहाँ टूट जाएगा और फिर लोगों को सहना आपके लिए, आपको बर्दाश्त करने जैसा वो होगा। इसलिए वक्ता को अगर अच्छा प्रभावी भाषण देना है तो समय सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। तो इस प्रकार उपसंहार में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इन सारी बातों को अगर आप आत्मसात करते हैं, आप कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, प्रसंग क्या है और किस प्रकार से आपको वो प्रस्तुति देनी है, फिर प्रस्तुति के तत्व कौन से हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है। 3 बातें उसमें हैं कि भाषण के आरंभ से पहले की तैयारी, भाषण के दौरान की तैयारी और भाषण समाप्त होने के बाद भी प्रतिक्रिया के रूप में डायलॉग्स अगर छात्र आपके साथ कर रहे हैं या श्रोता आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, श्रोताओं ने आपको प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर आपको देने हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार की तैयारियां हमको करनी चाहिए, भाषण से पूर्व, भाषण के दौरान और भाषण के पश्चात। तो इस प्रकार इस रूप में अगर हम तैयारी करते हैं तो प्यारे छात्रों, आपको भाषण देना कठिन नहीं लगेगा, जरा भी कठिन नहीं लगेगा। कि इन स्थितियों के साथ देखिए कि आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं रुकती हूँ।